देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में वो था संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में हम जो सबसे पहले जो चर्चा कर रहे थे वो हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कल हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको बताया कि अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। और इसके जो निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन सदस्य एवं विधानसभाओं के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली पांडिचेरी जो विधानसभाएं हैं वो भी शामिल की गई हैं, वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो एक हम ये कह सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि के माध्यम से इसका चुनाव संपन्न कराया जाता है। उसके बाद में बात आती है इसके त्यागपत्र की। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और उसके बाद में कदाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी के भी द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लगाए जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बात की सूचना होनी चाहिए। और संसद के दोनों सदस्य अपने 2/3 बहुमत से अगर उस महाभियोग को पारित कर दे, महाभियोग लागू सिद्ध कर दे, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और उसके बाद में हमने ये भी बताया कि 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। और जो अगला राष्ट्रपति बनता है वो ऐसा नहीं कि पिछला राष्ट्रपति 4 साल काम कर गया और 6 माह के भीतर चुनाव हुआ तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया तो वो 6 माही चुनाव में राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगला जो होगा वो पूरे 5 साल के लिए होता है। तो ये हमने कल राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई। अब आती है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। देखिए भाई कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात जो उसकी योग्यता की आती है वो है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा है वह लोकसभा सदस्य होने की योग्यता हो। वह लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो भारत के राष्ट्रपति की होने के लिए योग्यताएं जो हैं वो है नंबर 1 भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो, 50 अनुमोदक होने चाहिए उसके पास में, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तो ही वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त में सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होना चाहिए। चौथा और वह सरकार के किसी लाभ के पद पर
लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, गैर गंभीर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचन मंडल में से प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की व्यवस्था भी की गई है। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भाई, यहाँ आप देखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की योग्यताओं में देखिए नंबर 1 है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो और वह सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। और उसके बाद में यहाँ पर एक बात भी है कि किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को न लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी राष्ट्रपति के पास में होने चाहिए और वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था और वो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली योग्यताएं थी। उसके बाद में देखिए भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को यहाँ पर आपको बताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया उसको आपको पता है। देखो, यहाँ आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति के लिए जो अपने मत का प्रयोग करते हैं उनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। और ऐसे ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन इनके मत का मूल्य निकाला जाता है जनसंख्या के आधार पर। बराबर जनसंख्या का शिक्षक होना चाहिए। तो वहां यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर विधानसभा के सदस्यों का मत स्तर निकाला जाए, विधानसभा के सदस्यों का मत विधानसभा के सदस्यों का मत या मत मूल्य, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। ऐसा नहीं कि मेरी वोट एक भी नहीं जाएगी, जनसंख्या के आधार पर उसकी मत भार या उसका मत मूल्य अलग अंकों में आता है, अलग संख्या में आता है। जैसे कि राज्य की कुल जनसंख्या, अलग अलग राज्य का अलग अलग मतदार होता है। राज्य की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य बटे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग 1000।
तो इस तरह से, और इस विभाजन में यदि शेष 500 से अधिक आए तो एक माना आए तो एक माना जाता है। यदि विभाजन में यदि विभाजन में यदि शेष 500 से अधिक आए, यदि शेष 500 से अधिक आए तो एक माना जाता है, एक माना जाता है। शेष 500 से अधिक आए तो एक माना जाता है। यह एवं भागफल में जोड़ दिया जाता है, एवं भागफल में जोड़ दिया जाता है, एवं भागफल में जोड़ दिया जाता है। देखिए भाई, समझिए एक बार, यहाँ पर अगर जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका जो मत मूल्य निकालते हैं, उस मत मूल्य को कैसे निकालते हैं? अलग अलग राज्य का अलग अलग राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे हम ये कहें राज्य की कुल जनसंख्या, अगर यूपी के एमएलए का मत मूल्य आपको निकालना है तो यहाँ पर जनसंख्या यूपी की आएगी। अगर आपको राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य निकालना है तो यहाँ पर राजस्थान का एमएलए, ऐसे यहाँ पर केरल का, कर्नाटक का, दिल्ली का, कोई भी हो उसका यहाँ पर उस राज्य की जनसंख्या आएगी। और बटे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, जैसे यहाँ पर तो राजस्थान की जनसंख्या, यहाँ पर राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य कितने सदस्य हैं, कितने की विधानसभा है, 200 की है, भाग 1000 जो भी आता है। अगर यदि शेष 500 से अधिक आए तो उसे एक माना जाता है, भागफल से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या निकल जाता है? ये विधानसभा के सदस्यों का मतभार निकल आता है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग मतभार आता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जो आगे बात आती है वो आती है भाई संसद सदस्यों पर। संसद सदस्यों संसद सदस्यों का मतभार, संसद सदस्यों का मतभार या मत, संसद सदस्यों का मतभार कैसे निकालते हैं? और यहाँ पर देखिए भाई, राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत और संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत, राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत, राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत बटे संसद के निर्वाचित सदस्य, बटे संसद के निर्वाचित सदस्य, यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों तो सदन है और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संसद के सदस्यों का मतभार निकालते हैं और पूरे देश के संसद सदस्यों का मतभार एक ही होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये विधानसभा के सदस्यों का और संसद सदस्यों का मतभार निकाला गया।
अब इसके बाद में यहाँ हम ये कह सकते हैं, अभी जो आपको बताएंगे, निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इस निर्वाचन में प्रथम साधारण पद्धति से मतों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाती है। डाले गए बैल मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक न्यूनतम कोटा होता है भाई। न्यूनतम कोटा क्या है कि डाले गए मत, जैसे डाले गए मत कितने थे भैया, 80 थे, 80 वोट डाले गए और 80 में से हम ये कह सकते हैं कि डाले गए वैध मतों की आधा प्लस एक 40 प्लस 1, जीतने के कितने लिए चाहिए 41, जीतने के लिए कितने चाहिए भाई 41। देखिए भाई, और आपने चुनाव देखे होंगे, किसी की एक वोट ज्यादा आ जाए तो उसी को जीता हुआ हम घोषित कर देते हैं। अब जैसे हम ये कहें ये 80 वोट है, ए बी सी और डी, ये 4 व्यक्ति लड़े और 4 व्यक्तियों की हम ये कहें 20-20 वोट आए, 20-20 वोट आए, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि न्यूनतम कोटा डाले गए वैध मतों की संख्या का आधा प्लस 1, तो 41 तो हमारे पास में हो ही नहीं रहे, तो इसमें से जीता हुआ किसे माने, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ ये 20-20 का लगाया, हम ऐसे कर सकते हैं 25, 20, 22 और यहाँ पर 20, 25, 20, 45, 45, 67, 13 कर दो यहाँ पर। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं जैसे कि जिस वरीयता क्रम आधारित की जाती है कि यहाँ पर वोट तो सभी डालते हैं, तो हम ये कहें जैसे कि यहाँ ए को पहली वरीयता मेरी ए को, दूसरी मेरी इसको, तीसरी इसको और इसको, जिसकी कम वरीयता हुई है उस पहले वाले को उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि भाई ए बी सी और डी यहाँ वरीयता दी जाती है। मैं कहूँ कि भाई राष्ट्रपति किसको बनना चाहिए, पहले नंबर पर ए, इसको, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे नंबर पर इसको, चौथे नंबर पर इसको। अब ऐसे आपने वोट डाली, आप कहते हो पहले नंबर पर बी को, दूसरे नंबर पर ए को, तीसरे नंबर पर सी को और चौथे नंबर पर डी को, ऐसे वरीयता। और यहाँ पर हम ये कहें जब तक ये न्यूनतम कोटा नहीं आता तो अंतिम जो वरीयता होती है उसे ऐसे इसमें मिला देते हैं और इसको इसमें मिला देते हैं और ये दोबारा काउंटिंग होती है, उसमें ये प्रक्रिया होती है। और जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है, जब तक ये काउंटिंग होती रहती है। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति के वेतन, विशेषाधिकार, अनुमतियां व अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति के वेतन, देखिए भाई, राष्ट्रपति के वेतन, विशेषाधिकार, अनुमतियां व अन्य सुविधाएं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले एक बार फिर यहाँ आपको बता दें कि आज जो बताया था राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए योग्यता है कि भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है, सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो और उसके बाद में लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो और कोई भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति चुनाव न लड़े, इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। ये राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचित होने के लिए योग्यता होना जरूरी है। निर्वाचन की प्रक्रिया बताई थी मैंने आपको कि जनसंख्या का बराबर आंकड़ा होना चाहिए, तो राज्यों के जो एमएलए होते हैं उनका मतभाग उनकी जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है और जो सांसद होते हैं उनका मतभाग अलग तरीके से निकाला जाता है। इस तरह से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और हम ये कहें कि जैसे कि आपको बताया था अभी हमने कि ये दोबारा जो मत गिने जाते हैं वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वरीयता होती है और जब जो सबसे कम वरीयता होती है वो अगले वाले में जुड़ जाती है और इस तरह से न्यूनतम कोटा जब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक हम ये कह सकते हैं
कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया चलती रहती है और न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है और प्राप्त होते ही उसे राष्ट्रपति विजय घोषित मान लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, सुविधाएं और अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड।